everyone, how are you all? Hope you all doing very good. Welcome to my channel again. So आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आई होप कल वाली वीडियो सबने देख ली होगी. कल मैंने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था. सो जिस किसी ने नहीं देखी है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसी वीडियो के नीचे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन बिकॉज रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो कल मैंने आपको वो पार्ट पढ़ाया था जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं, वो एसेंशियल पढ़ाए थे जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं. एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने टाइम उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. शॉर्ट रखूंगी वीडियो को एंड सो लेट्स स्टार्ट. सो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो वाले जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं एंड उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है वाइल फॉर्मिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो पहला पॉइंट था अग्रीमेंट. तो अगर आपको याद देना हो तो अग्रीमेंट होना ज़रूरी है वाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. एंड एसेंशियल एलिमेंट भी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का. इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए. एक वो पर्सन जो ऑफर देंगे जिसको हम लोग ऑफर बोलेंगे, एंड सेकेंड द पर्सन शुड एक्सेप्टिंग द ऑफर जिसको हम लोग ऑफरी बोलेंगे. सेकेंड पॉइंट था आपका फ्री कंसेंट, जिसमें कि बताया गया था कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस जो मिलता है पर्सन से, जो ऑफरी देने वाला पार्टी, जो एक्सेप्ट करने वाला पार्टी, उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए. उनके मर्जी से होना चाहिए. कोई जो दबाव डाल के, कोई प्रेशराइज करके उनका कंसेंट नहीं होना चाहिए. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर वो उस वे में कंसेंट अगर पार्टीज का लिए जा रहे हैं, जो एक्सेप्टिंग पार्टी है, अगर उससे कंसेंट उस वे में लिए जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं बनेगा. तो पढ़ते हैं उस पॉइंट में क्या है. ओके. सो पहला था कोर्सन. मान लाइक फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके, किसी को हार्म पहुंचा करके, धमकी दे करके, या फिर हार्म पहुंचा करके उससे, लाइक मैंने एग्जांपल बताया था, ए ने बी का प्रॉपर्टी हत्याया था ऑन गन पॉइंट. ओके, गन पॉइंट से डरा धमका के, गन पॉइंट में उसको डरा धमका के उससे प्रॉपर्टी हत्याया था. सो यहाँ पे कोर्सन अप्लाई किया गया था. फिजिकल प्रेशर. मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड बताया था, जिसमें मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है. दोनों में मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में इनोसेंटली मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, वैज इन फ्रॉड इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था सेल्समैन एंड आंटी का, रेफ्रिजरेटर वाला एग्जाम्पल. सो इसमें एक और पॉइंट था अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसमें मॉरल प्रेशर अप्लाई किया जाता है. लाइक उनके कोई फिजिकल प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता. उनके बीच में जो पार्टीज हैं उनके बीच में एक नियर रिलेशन होता है, उनके बीच में एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला रिलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूडिशरी रिलेशनशिप. सो उनका एक अपने पावर का, अपने एक वो डोमिनेटिंग पावर का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे प्रॉपर्टी हथियाना, या फिर कुछ अपने जो डोमिनेटेड पर्सन, जो इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल, जैसे जहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में थे, जहाँ पे अपने डिसाइपल, अपना चेला के साथ, चेला को अपनी बातों से चेला को प्रभावित कर सकते थे. और उसने उनका प्रॉपर्टी 50 लाख का लिया था और बदले में 1 लाख का कैश था, जो उन्होंने कहा था कि मैजिकल कैश है, हर बारी बढ़ेगा, आप जितना पैसा निकालोगे. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो यहाँ पे मॉरल प्रेशर अप्लाई किया गया. जो रिलेशनशिप था, एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पे प्रॉपर्टी हथियाया गया. सो एक और पॉइंट था इसमें मिस्टेक का, जो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे. थर्ड था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. वो हर एक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में वो बताया जाता है कि कौन कौन सा पर्सन अलाउ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता था. तो 3 कंडीशन था, जो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कोई भी लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट था कंसिडरेशन. तो एक एग्रीमेंट फॉर्म करने टाइम एक कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो थोड़ा सा है, लेकिन कंसिडरेशन होना ज़रूरी है. कंसिडरेशन के भी ऊपर चैप्टर जो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे आगे चल के, कि एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है. कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जिसको अगर लॉन्ग लैंग्वेज में बोले तो क्विड प्रो क्वो होता है. तो वो एक्ट में हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, एक्ट और एब्सटिनेंस भी हो सकता है. एक्ट मतलब पॉजिटिव थिंग के लिए कंसिडरेशन, और एब्सटिनेंस मीन्स लाइक किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए कंसिडरेशन. जिसमें मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर का एग्जाम्पल बताया था, जिसमें डेटर ने 30 लाख का लोन लिया था, 3 लाख का लोन लिया था, एंड टाइम पे नहीं करने बाद जो क्रेडिटर था उसने बोला था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा. लेकिन डर के मारे डेटर बोला कि नहीं प्लीज़ आप केस फाइल मत कीजिए, आपको मैं 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा दूंगा, और आपको मैं एक्स्ट्रा मनी दूंगा उस लोन अमाउंट के साथ. तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी मिला क्रेडिटर को, और एक्स्ट्रा टाइम मिला
डेटर को। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ के लिए कंसिडरेशन दिया, लाइक नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं, अगर बोलेंगे तो वो फाइल ना करे सूट, उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं, अगर उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट विथ लोन वादा किया पेमेंट करने का, वो यहाँ पे उसको डेटर ने क्रेडिटर को दिया, तो ताकि वो केस फाइल ना करे उसके अगेंस्ट। और एक्ट के लिए पॉजिटिव कंसिडरेशन, लाइक किसी चीज़ को करने के लिए जो कंसिडरेशन देते हैं उसको हम लोग इसको हम लोग एक्ट में वो बोलते हैं। और जो किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए वो एब्सटेनेंस हो जाता है। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और है लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट, जो कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट, जो कंसिडरेशन और जो एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है और जो कंसिडरेशन होता है वो अनलॉफुल और इलीगल नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ केसेस है जिसमें अगर उस ऑब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है या फिर एग्रीमेंट बनता है वो अनलॉफुल है, जैसे कि फॉरबिडन वाला, कोई ऐसा काम कर जो लॉ फॉरबिड करता है कि नहीं, उस पर रोक लगाता है, इसको नहीं करना है, अगर उस टाइप का ऑब्जेक्ट अगर के लिए क्रिएट हो रहा है एग्रीमेंट, तो वो इलीगल होगा। और एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट जो दूसरे लॉ का प्रोविज़न को अगर वो डिफीट कर रहा है तो वो इनवैलिड, वो इलीगल हो जाएगा। और या फिर किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए या फिर किसी को इंजुरी पहुंचाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी इलीगल होगा। और कोर्ट उसको जज ये पास कर दे, ये कि बोल दे कि ये इमोरल है, ये मॉरल नहीं है, तो वो भी इलीगल होगा। और कोई भी ऐसा काम के लिए एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है जो अपोज है पब्लिक पॉलिसी के लिए, पब्लिक के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो भी इलीगल होगा। फिर कुछ एग्रीमेंट कुछ 6 पॉइंट मैंने बताया था। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली अगर ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा जो लॉ के अकॉर्डिंग वो पहले से वॉइड है, लॉ उसको वो पहले से वॉइड है, बीनीशो स्टार्टिंग से वॉइड है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता। अगर वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स से जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 में है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो 3 टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सो आज हम लेकिन सिर्फ एक ही फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सो पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज को लीगली बाइंड कर रहा और इन्फोर्सेबल है एट द कोर्ट ऑफ लॉ के आइज में, कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें वो हर एक एलिमेंट एलिमेंट होगा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए होना चाहिए। ओके, एग्जांपल जैसे ए ने ऑफर किया अपना बाइक ₹10,000 में बी को, और बी एग्री कर लिया बाइक खरीदने के लिए, तो ये एक एग्रीमेंट है, ठीक, जो इन्फोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा, एंड ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली अनइन्फोर्सेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना लॉ उसको पहले ही स्टार्टिंग से ही वॉइड बोलता है कि नहीं, ये तो इन्फोर्स ही नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम इट इज वॉज क्रिएटेड, जिस टाइम से वो क्रिएटेड है, जिस टाइम से वो बनाया गया वैसा एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मीन्स लॉ के आइज में इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सीजेस टू इन्फोर्सेबल मतलब ये इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, इसका लॉन्गर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बनने के बाद भी ये, बनने के टाइम से ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फॉर मेनी रीजंस इंक्लूडिंग अनलॉफुल कंसिडरेशन। मान लीजिए कि कोई सेल हुआ हाउस एंड परचेज, सेल हुआ हाउस का जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, कुछ ऐसा कंसिडरेशन इसमें मिल रहा है जो लीगली अनलॉफुल है, लॉ उसको कभी लॉफुल मानेगा नहीं, तो वो कंसिडरेशन, उस टाइप का कंसिडरेशन अगर हो रहा है तो वो वॉइड कर देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो कुछ रीजंस है, तो वो पढ़ते हैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है, क्या क्या रीजंस की वजह से। तो पहला है इनकम्पिटेंस। तो मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जो इनकम्पिटेंट है फॉर्म करने के लिए, जो लॉ उसको अलाउ ही नहीं करेगा, मतलब लाइक जो 3 कंडीशन मैंने आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में बताए थे ना, वो कंडीशन वो फुलफिल नहीं करा, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर, लाइक माइनर हो गया, फिर अनसाउंड माइंड, जो लूनाटिक्स हो गए, जो इडियट्स हो गए, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनकम्पिटेंट है, उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही सकता है। ओके, फिर मैंने आपको बताया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, लाइक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट का, लाइक इंजुरी टू सम पर्सन इन रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सपोज वैसा कुछ एग्जांपल के साथ। सो
अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मान लीजिए सपोज हम आपको बताते हैं, लाइक एग्जाम्पल हमको बताते हैं जिसमें जो लिखा हुआ है, सपोज ए अग्री टू सप्लाई 10 टन वीट टू बी। सपोज मान लीजिए कि ए जो है वो अग्री कर दिया, मतलब लाइक उसने हामी भर दी कि ठीक है मैं तुम्हें 10 टन वीट जो है वो सप्लाई कर दूंगा। जब जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना, एग्रीमेंट बन रहा था, वो वैलिड था, बट कुछ अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस की वजह से लाइक फ्लड हो गया, ठीक, तो जहाँ पे स्टोर हुआ था ना, स्टोरेज लाइक फायर हो गया, सपोज जहाँ पे वीट स्टोर किया गया था वहाँ पे उस गोडाउन में आग लग गया सपोज, ठीक। सो वो जो अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो जो गुड्स था जो जो सप्लाई होने वाला था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो एग्रीमेंट करने के टाइम तो ये वैलिड था, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था, वो जो सप्लाई था वीट जिस गोडाउन में था वो कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, वीट खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब तो यहाँ पे गुड सप्लाई नहीं हो सकता, तो अनसब्सिक्वेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड बन गया, क्योंकि अब ये पॉसिबल ही नहीं परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए तो 2-3-4 कंडीशन थे जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं। सो अब है voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, therefore that too but not at the option of other or others is a voidable contract. Okay, let me explain this type with an example. Okay, so suppose B promised to sell his scooter to A for rupees 1 lakh। मान लीजिए आपका है सेम मॉडल का एग्जाम्पल है, B ने प्रॉमिस किया A को कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख में स्कूटर बेच दूंगा, लेकिन जो B का कंसेंट था ना वो फ्री नहीं था, उस पे गन पॉइंट में क्वेश्चन अप्लाई करके उससे कंसेंट लिया गया। ओके, बी इज एन एग्री पार्टी, तो देखेंगे यहाँ पे बी एक एग्री पार्टी, क्योंकि उसका कंसेंट उसे छीना गया था, उसे जानबूझ के उसे धमकी दे करके उसे कंसेंट लिया गया था। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल हो सकता है एट हिज ऑप्शन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ ए। मान लीजिए कि वॉइडेबल जो एग्री पार्टी है उसके पास ऑप्शन है, अब जो है मान लीजिए जैसे कि बी ए वो कॉन्ट्रैक्ट लेके गया कोर्ट के पास, तो ए को तो पता नहीं है कि इस बी से जो कंसेंट लिया गया वो उसके विल के खिलाफ है, बी तो देना नहीं चाहता, तो उससे जबरदस्ती लिया गया वो कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर, वो गलती से वो जानबूझ के धमकी दे करके लिया गया हो कॉन्ट्रैक्ट में जो सिग्नेचर है, कंसेंट उसके विल से है ही नहीं, उसे धमकी देकर उसे कंसेंट लिया गया। सो अब अगर देखें तो यहाँ पे कोर्ट को तो ये बात नहीं पता, तो कोर्ट के आइस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन बी को तो पता है कि उसने कंसेंट नहीं दिया, उसे धमकी देकर लिया, तो इसके पास ऑप्शन है कोर्ट के सामने ये प्रेजेंट करने का, ये प्रूफ प्रेजेंट करने का, हाँ जी कंसेंट स्कूटर सेल करने का वो जबरदस्ती लिया गया है, गन पॉइंट पे लिया गया, मेरा कोई कंसेंट नहीं था, मेरा कोई इच्छा ही नहीं था कि हम दें इस स्कूटर को सेल करें। ओके, सो यहाँ पे बी के ऑप्शन से बी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है। पहले तो वो वैलिड होगा सबके आइज में, लॉ के आइज में, पूरी दुनिया कॉन्ट्रैक्ट को बोलेगा कि हाँ ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर बी चाहेगा तो उसको प्रूफ दे करके कोर्ट में वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइडेबल बना सकता है, तो इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर देखें तो ए के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स करेगा एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। सपोज यहाँ बी और सी दोनों रहते, ओके, एग्री पार्टी एक से ज़्यादा रहते, एक और रहता, तो वन और मोर पार्टीज, तो वहाँ पे जो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज वहाँ आपका एग्री पार्टी है कि वो एग्री पार्टी के बारे में बता रहा है कि उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, देयरफॉर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स पार्टी। जो ए है या फिर ए के साथ और कोई रहता, ए के साथ मान लीजिए डी रहता, तो उन दोनों के ऑप्शन उन दोनों के सहमति से तो वो वॉइड नहीं बन सकता था, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बन सकता। लेकिन बी और सी रहता साथ में, तो जो एग्री पार्टी दो रहता, तो वो जो उसके साथ और जो पार्टी है, जो पर्सन है, वो उनके कंसेंट के थ्रू, उन दोनों के प्रूफ के थ्रू, उन दोनों के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन सकता। तो एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये जो एग्री पार्टी के ऑप्शन से वॉइड बने इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन जो एक बेनिफिटेड पार्टी का वहाँ पे कोई हाथ नहीं रहेगा। और मान लीजिए कि इफ बी अगर एक्सेप्ट कर जाता है हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, तो यहाँ पे ए के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइन कराओ। क्यों करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि वो धमकी दे के उसको चाहिए था तभी ना धमकी दिया, वरना उसको क्या जरूरत था स्कूटर लेने का। तो ये था आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। ओके,
फिर है इलीगल एग्रीमेंट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ परमिट नहीं करेगा, वो उस पर रोक लगाता है करने के लिए। जैसे इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल ऑब्जेक्ट बताया था ना आपको, फॉरबिडन बाय लॉ। फिर एक ऐसा कोई काम जो दूसरे प्रोविजन को डिफीट करे। सो द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ना तो सिर्फ इलीगल एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करेगा, साथ साथ उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रिलेटेड, लाइक उसके साथ और कोई कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड है तो उसको भी वो इन्फोर्स नहीं करेगा। यहाँ पे एक लाइन है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको अभी तक तो समझ ही आ गया होगा, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल हो नहीं होता। लाइक मैंने आपको बताया था ना वो V2 एग्जाम्पल, जिसमें कि ए और बी का ऑब्जेक्ट या फिर कुछ इलीगल नहीं था। एग्रीमेंट तो हुआ, वैलिड था, लेकिन कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से वो जो सप्लाई था, गुड्स जो सप्लाई होना था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो वहाँ पे तो इलीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वहाँ पे तो लीगल एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया बिकॉज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे काम जो एग्रीमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो वाइड बन जाएगा, तो वहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट नहीं आता। तो हर एक इलीगल एग्रीमेंट वाइड होता है, लेकिन हर वाइड एग्रीमेंट इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक, ये इलीगल एग्रीमेंट, ओके, इलीगल एग्रीमेंट का एग्जांपल है। फिर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट इट दैट इज एब्सेंट इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा, वन और बोथ पार्टीज कैन नॉट sue upon it, it is described as an unenforceable contract। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए क्या होता है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से, लाइक सिग्नेचर नहीं हो पाया, साइन नहीं हो पाया। लाइक मैंने आपको बताया था ना वो लीगल फॉर्मेलिटीज, जिसमें सिग्नेचर चाहिए, स्टैम्प चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए, फिर स्टैम्प भी होना चाहिए, उसमें राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। मान लीजिए उस 5-6 चीज़ में कुछ भी नहीं हुआ, लाइक कुछ छूट गया, सिग्नेचर छूट गया, तो वो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल है। लॉ उसको, कोर्ट ऑफ लॉ में वो अनइन्फोर्स नहीं होगा, कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। सपोज मान लीजिए ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बी के साथ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, ठीक, सिग्नेचर उसमें रह गया। जब ए ने तो ए जो था वो ए ने पैसा देता बी को, तो जब टाइम आया, डेट आया पैसा देने का, तो बी ने डिनाई कर दिया पेमेंट, तो एक गया कोर्ट के पास स्यू करने के लिए, तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेगा बिकॉज यहाँ वहाँ टेक्निकल डिफेक्ट है। लेकिन अगर जो सिग्नेचर वहाँ पे डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ, तो अब एक क्या कर सकता है कि उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके उसको इन्फोर्स करा सकता है, तो ये इन्फोर्स हो जाएगा। वो टेक्निकल डिफेक्ट जैसे रिमूव होगा ये इन्फोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव नहीं होगा तो वो इन्फोर्स नहीं होगा। सो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, एक डिफरेंस भी है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो 2 टाइप्स है जो बचा हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेट्स रीड द डिफरेंस। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। तो डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए, हम आपको बता चुके हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि जो कोर्ट पहले से स्टार्टिंग ही एग्रीमेंट ही जो बनाया वो उसको वाइड कर दे कि ये कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट साथ बनाया गया। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया जो एग्री पार्टी के ऑप्शन पे वाइड क्या करवाया जाए, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ बेनिफिटेड पार्टी। इन्फोर्सिबिलिटी, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्स नहीं होगा कोर्ट के द्वारा, इट इज इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे, लेकिन वो इन्फोर्स हो सकता है, लॉ उसको कोर्ट में उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन एग्री पार्टी के ऑप्शन पे, बेनिफिटेड पार्टी के ऑप्शन में। कॉज कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। मान लो कुछ चेंज आ गया लॉ में, या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया जो कंट्रोल में नहीं है, ठीक, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टी। जो पार्टी से कंटेम्पलेशन मतलब कंट्रोल के बाहर, पार्टी के ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जो मैंने आपको बताया था 10 वीट का एग्जांपल, 10 टन वीट का एग्जांपल, तो वही एग्जांपल इसमें अप्लाई होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। कॉन्ट्रैक्ट तभी वॉइडेबल बनता है जब कंसेंट पार्टी फ्री, जब पार्टी जो एक्सेप्टिंग पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं हो, उसके विल पे नहीं हो। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं सकता बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, ओके, लॉ के एज में वो इन्फोर्सेबल नहीं होता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, इफ द एग्रीमेंट पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम, अगर मान लीजिए एग्री पार्टी अगर स्पेसिफाइड टाइम में
उस एग्रीमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो कुछ एक्सरसाइज नहीं करता, राइट एक्सरसाइज नहीं करता कि वो अवॉइड करे अपना उस कॉन्ट्रैक्ट को, एनी पार्टी कैन स्यू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई दूसरा पार्टी मतलब जो बेनिफिटेड पार्टी है वो स्यू कर सकता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कीजिए, मतलब कि उस परफॉर्मेंस का क्लेम कर सकता है कि आप जो एग्री पार्टी को के अगेंस्ट स्यू कर सकता है कोर्ट में, कि आप ये बोल सकता है कि नहीं, आपको अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा, अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। फिर राइट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स नहीं मिलता, कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलता किसी पार्टी को, बिकॉज ये स्टार्टिंग से वॉइड होता है। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन ए रीजनेबल टाइम। तो जहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि पार्टी जो एग्रीड पार्टी है उसके पास विद इन स्पेसिफाइड टाइम में उसके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे, उसको रिसाइन कर दे। इफ इज वो रिसाइन इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो रिसाइन हो जाएगा तभी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो रिसाइन नहीं करता तो वो वैलिड रहेगा। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। सो स्कोप क्या है इसका? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी इलीगल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इलीगल हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे चेंज इन लॉ हो गया या फिर चेंज इन ऐसा सर्कमस्टांस है जो इन पर्सन के बाहर, पार्टी के कंट्रोल के बाहर है। फिर इलीगल एग्रीमेंट तो हमेशा वॉइड रहता, हमेशा इज एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। नेचर नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉरबिडन नहीं होता लॉ के द्वारा। लॉ इसमें लाइक मान लीजिए जैसे कि वो जो एग्रीमेंट के अंदर 10 टन वेट्स का, वो तो लॉ फॉरबिड नहीं करता ना कि नहीं तुम नहीं कर सकते। अब वो किसी अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस के वजह से वो वॉइड बन गया। तो यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता जो मतलब एक वॉइड में इलीगल एग्रीमेंट्स आता है, लेकिन मान लीजिए कोई इलीगल एग्रीमेंट के अलावा जो एग्रीमेंट बना जो जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है बट किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से लाइक चेंज इन लॉ, तो वहाँ पे लॉ फॉरबिड नहीं करेगा, वहाँ पे बस आपका सर्कमस्टांसेस के वजह से, अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट वॉइड फॉरबिडन, मतलब स्टार्टिंग से बोलता है लॉ की नहीं, ये तो परमिट ही नहीं करेंगे हम। पनिशमेंट इसमें क्या होता है कि वॉइड एग्रीमेंट में पार्टीज को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। अब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो गया उसमें इसकी क्या गलती? वो अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से वो जो सप्लाई करना था गुड्स वही डिस्ट्रॉय हो गया था, इसमें पार्टी का कोई गलती नहीं है। ऑल दैट की पार्टी अपना ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। इलीगल एग्रीमेंट्स में लेकिन पार्टी को पनिशमेंट मिलता है क्योंकि वो लॉफुल नहीं होता उनका ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे वो लॉफुल नहीं है, इलीगल है। कोलेटरल एग्रीमेंट, it's not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void, it may be valid also। देखो collateral agreement क्या होगा जो उससे रिलेटेड लाइक वाइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ज़रूरी नहीं कि अगर ये पहला कॉन्ट्रैक्ट अगर वाइड हुआ है तो वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड ही हो, वो वैलिड रह सकता है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, कोई इलीगल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है, कोई एग्रीमेंट क्रिएट किया गया, लेकिन और उसके साथ साथ कोई और भी एग्रीमेंट है उसी से रिलेटेड, तो वो भी अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल जो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। सो अभी तक तो हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग सेकंड टाइप भी पढ़ेंगे, थर्ड टाइप भी पढ़ेंगे। सो आई होप आप सबको समझ आया, एंड एग्जाम्स आर नियर, सो प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड एन्जॉय द स्टडी टाइम एंड बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।